नहीं भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सीधा सादा सा सवाल है। जी बिल्कुल। हमने इंडियन रेलवे को साइबर अटैक के ज़रिए जैम कर दिया, तो क्या जवाब में इंडिया जो है वो पाकिस्तान रेलवे को जैम नहीं कर सकता? हमने सिर्फ इंडिया के रेलवे सिस्टम को नहीं, पूरे इंडिया को जैम कर दिया ना। तो वो तो हमें जैम नहीं कर सका। यानी उसके जो सिस्टम था, दिफाई निज़ाम था, S-400 की बात करें, उसके राफेल की बात करें, 300 किलोमीटर से हमने उसको टारगेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। उसकी ज़ात, अल्लाह ताला का बड़ा करम शामिल था पाकिस्तानी अफवाज के साथ, पाकिस्तान के साथ, कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको मारा और आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक डंका बज रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे तो दूर की बात है, पाकिस्तान की तरफ हिंदुस्तान मैली आंख से भी नहीं देख सकता, ना उसने पहले देखा है। जो उसको, लेकिन उसने आपकी तरफ मैली आंख से देखा है। जरा दिखाएं जी, इंडियन मीडिया ने हनीफ अब्बासी साहब को कैसे मैली आंख से देखा है। There are images and also flight tracking data that has emerged that shows the movement of key individuals from Pakistan to the United Kingdom. So imagine the panic. Many of the leaders of Pakistan have in fact fled to UK because they know that there could be a retaliatory strike that could come in from India. The Pakistan Rail Minister as well, Hanif Abbasi, he has moved his entire family to London. It's as if the leadership thinks that Pakistan is going nowhere. We need to move our family to safer locations. जी भाई साहब, वैसे मैं ना उस दिन 1 मई था मेरा ख्याल है, जिस दिन हमने वहाँ पे एक रैली भी निकाली हुई थी रावलपिंडी के अंदर। लेकिन देखे ना, इन्होंने तो ये हिंदुस्तान ने तो इस्लामाबाद को भी फतह कर लिया था। आपसे मेरा ख्याल है किसी ने कंफर्मेशन भी की, लाहौर को भी फतह कर लिया, कराची को भी फतह कर लिया। नहीं, आप टारगेट क्यों थे? मैं टारगेट इसलिए था कि मैं, आपको याद होगा कि अभी पहलगाम के वाक़े के बाद जब उन्होंने कहा कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से बहुत कैटेगोरिकली प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल और तमाम चीफ ने ये मुश्तरका बयान दिया कि हम आप पे अटैक कर देंगे, उसकी बुनियाद के ऊपर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने हिंदुस्तान को कहा कि पाकिस्तान तरन वाला साबित नहीं हो सकता, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। फिर उस पर उन्होंने कहा कि रेल मंत्री ने हमें ये थ्रेट किया, ये थ्रेट किया, ये थ्रेट किया। उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक नहीं, बाकी और चीज़ों के ऊपर भी वो पॉइंट आउट करते रहे। लेकिन भागे हम नहीं भागे तो वो हैं, और कैसे दुम दबा के भागे हैं। देखिए मीर साहब, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक बात, बजाय इसके कि इधर उधर की हाँक के मैं चला जाऊँ, हमें हिंदुस्तान को समझने की ज़रूरत है। और हिंदुस्तान को समझने के लिए दो कौमी नज़रिए की बात करना बड़ा ज़रूरी है। और यही वजह है कि जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनाने की बात की और अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, तो ये वहाँ पे भी हमारे भी बहुत सारे मुसलमान जो लीडर थे और भी जो थे, उनमें से काफ़ी तादाद में तो नहीं, लेकिन काफ़ी तादाद में थे जो कहते थे कि नहीं, हमें हिंदुस्तान के साथ रहना चाहिए। जो आहिस्ता आहिस्ता फिर की जो मक्कारी थी वो या हुई, तो उन्होंने फिर पाकिस्तान के उस कायद-ए-आज़म के उस मौक़िफ़ की हमायत की। अब इशू क्या है सर? इशू ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी अस्करी जो विंग है RSS, ये मुसलमानों को हिंदुस्तान से ख़ात्मा चाहती है। ज़रा थोड़ा सा मुसलमानों का हिंदुस्तान से भी ख़ात्मा चाहती है। और क्यों चाहती है? उसे वो पाकिस्तान का एजेंट करार देती है। जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको एजेंट करार देती है और कहती है कि ये पाकिस्तान के एजेंट है। फिर साथ ही वो कहती है कि यहाँ से निकल के हम पाकिस्तान को फतह करेंगे, अफ़गानिस्तान को फतह करेंगे, हम भूटान, नेपाल, ये इर्द गिर्द के सारे को 8-9 ममालिक है, बांग्लादेश, इसमें सारे ये शामिल हैं। तो अखंड भारत, अब अखंड भारत की बात वो जो करता है अपना हिंदुस्तान, अब उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको गुजारिश कर दूं कि हमें इस खतूत पे सोचना, ये नहीं सोचना कि ठीक है जी हिंदुस्तान चला गया, भाग गया, लेकिन मकार है। ये है एक नक्शा जो मैं निकाल के लाया हूँ, इसमें ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये उनकी पार्लियामेंट में जो मौजूद है, उनकी बिल्डिंग के अंदर ये नक्शा पार्लियामेंट में भी ये उनकी पार्लियामेंट में मौजूद है। ये हिंदी में है, इसका मैंने तर्जमा करवाया। लेकिन ये देखें कि उसके अंदर ये तमाम ममालिक जो है ना, जिसमें अफ़गानिस्तान भी है, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड बर्मा, इन सब को वो मिला के कहता है कि हम अखंड भारत बनाएंगे, यानी सबको हिंदू बना देंगे। तेरा ये ख्याल तो इंशाल्लाह ताला भस्म हो जाएगा। अखंड भारत की बात कभी हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं की? नहीं, देखिए बहुत सारी जगहों पर शायद की भी हो, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन बात ये है कि आज जो कुछ वज़ीर आज़म कर चुके हैं और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कर चुका है और जिस तरीके से हमने डिसएंगेज किया है,
आप देखें सबसे बड़ी खूबी इस जंग की सबसे बड़ी खूबी देखें ना, सिर्फ डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर देखें कि हमने हिंदुस्तान को अकेला कर दिया, और जो हमारे दोस्त थे चाइना, आज़रबाईजान, आप तुर्की, ये सारे बांग्लादेश, ये सारे हमारे साथ खड़े हो गए, अलल ऐलान खड़े हो गए, और जिन्होंने उनके साथ खड़ा होना था एक भी खड़ा नहीं हुआ। आज उस पूरे भारत के अंदर क्वेश्चन क्या हो रहा है, जो अवाम क्वेश्चन कर रही है उसकी इंटेलेक्चुअल नहीं, लेकिन अखंड भारत का नक्शा तो अभी तक पार्लियामेंट में लटका हुआ है। तो उसके लिए मैं ये देखे ना, मैं कम से कम मेरी ज़ात एज ए पाकिस्तानी, मैं इसको रेजोल्यूशन को लेके आऊँगा नेशनल असम्बली के अंदर, करारदाद को लाऊंगा, पास करवाऊंगा कि ये जो अखंड भारत का हिंदुस्तान का मंसूबा है, इसको हम इंशाल्लाह ताला डुबो देंगे। कहाँ पे? बहरा हिंद में डुबोएंगे। और किस तरह डुबोएंगे कि हम इन तमाम ममालिक को बताएंगे कि ये सिर्फ हम तक महदूद नहीं है कि हम तक आएगा तो हमें कुछ कहने के लिए, हमें तो कुछ कहने का अब उसका ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। पूरी दुनिया के अंदर जो हजीमत उसको उठानी पड़ी है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मैं इस बात पे बिल्कुल, और हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए। हमने अपनी तैयारी की हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे वो DGISPR ने नहीं पूछा कि वो जो लोग कहते थे कि हम अपना काम नहीं करते, तो अब तो उनको भी चाहिए कि वो कहें कि हाँ काम नहीं करते, बल्कि क्या, अभी मुझे कोई एक बंदे ने क्वेश्चन किया डिफेंस बजट के ऊपर, और मैंने कहा डिफेंस बजट क्या मानी रखता है, जान भी देने के लिए तैयार है। जिन्होंने हमारी इस अच्छा, एक काम आपने और भी किया है जी, जब किसी को नहीं था पता कि आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है जी, तो आपने उसे 2-3 दिन पहले अटक में आपने तकरीर की, हाँ जी, और उसमें इन्होंने क्या कहा, बाजी साहब ने जरा सुनाए जी। लोगों ने घर बैठ के अपने आप को फील्ड मार्शल लिख लिया था। फील्ड मार्शल वो है जिसने पाकिस्तानियों को दुनिया पूरी में इज्जत दे दी, उसका नाम जनरल आसिम मुनीर है। ये कहते हुए शर्माए नहीं। अच्छा, तो 18 मई को आपने ये तकरीर की और 20 मई को, यकीन माने मैं कई दफ़ा ये रेलवे में भी बैठा हूँ ना, तो मैं जब लोगों से मुखातिब होता हूँ तो वो सोच रहे होते हैं कि ये बातें इसको कौन बताता है। एक तो मैं गॉसिप के ऊपर यकीन ही नहीं रखता, दूसरा ये है कि चुगली, ये चीज़ों पे मैं नहीं यकीन रखता, तो वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं उनको प्रेजेंटेशन में से चीज़ें निकाल के बताता हूँ, यहाँ पे आप गलत है, ठीक है, इसको ठीक करें, तो वो परेशान होते रहते हैं सारे। तो ये आपको बात शहबाज शरीफ साहब ने बताई थी? नहीं, नॉट एट ऑल सर, मुझे किसी ने नहीं बताई सर। हाँ, शक तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर पे जाता होगा ना कि नीफाबाजी को बता दिया। हमें तो उस दिन पता चला सर। पहली तो बात ये, जनरल आसिम मुनीर का राइट था, हक था कि उसने फ्रंट से लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तान की लड़ाई फ्रंट से लड़ी है। पहले भी लोग मौजूद थे इसी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इसने फ्रंट से फील्ड मार्शल ने लड़ाई लड़ी। हम तो जब कैबिनेट की मीटिंग में गए हैं और फिर वहाँ पे ये बात खुली कि हाँ भी आप लोगों का क्या ख्याल है, फिर यक ज़बान कैबिनेट के हर मेंबर ने इसकी तायद की उस वक़्त। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से एक मुंह से निकली हुई बात थी। और दूसरी तरफ मैं ज़रूर कह रहा था कि इसी पाकिस्तान में पहले भी फील्ड मार्शल बने हैं, लेकिन हमें तो पता नहीं चला था कि कैसे फील्ड मार्शल बन गए। ये तो पूरी दुनिया को पता चल गया है कि जनरल आसिम मुनीर कैसे फील्ड मार्शल बने हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बुनियाद के ऊपर देखिए, हमारी तैयारी, हमारे शाहीनों की तैयारी, हमारी तैयारी सारी, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम से मैं भी मुखातिब, मोदी मुखातिब हुआ ना हमसे, तो हम उससे मुखातिब होना चाहते हैं कि देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आती है तो उस वक्त आपके मुल्क में दहशतगर्दी क्यों होती है? पहला सवाल ये है, ठीक है जी। फिर उसके अंदर सिर्फ सारे के सारे जो है वो SSR और इसके RSS और भारतीय जनता पार्टी के हामी नहीं है वहाँ पे बैठे हुए, लेकिन अब उनको निकलना होगा गलियों में, मोहल्लों में, वरना वो अपने मुल्क तबाह बर्बाद कर बैठेंगे। इकॉनमी भी उनकी तबाह होगी और दफाई लिहाज से तो वैसे ही उनको मुंह की खानी पड़ गई है। अब उसके अंदर आप देखें ना, अपना आप बहुजन समाज पार्टी है, उसमें आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, उसके अंदर ये चारों तो इनके ख्यालात से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन क्योंकि वो ज़बरदस्ती करते हैं। बिहार के अंदर देखें आप, उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर, अब मुसलमान जो है बाहर नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, अजान नहीं दे सकता, नमाज पढ़ना उसके लिए मुश्किल बना दिया वहाँ पे। तो ये तो हिंदुस्तान का जो चेहरा है इससे तो मस्क हो रहा है और हो चुका है। और ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जिसका वो दावेदार थे। अभी आप देखें कि सबसे हम जो पाकिस्तान में हैं, पिछले 30 साल से हम हालत जंग में हैं। हम तो रोज़ हम तो इसकी प्रॉक्सी के ज़रिए हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। हिंदुस्तान हमसे अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए लड़ाई लड़ रहा है। जब सामने से आके लड़ा तो उसको मुंह की खानी पड़ी है। अभी देखें ना, उसने हमसे जब बदला लिया, जब हम पे अटैक किया तो हमारे बच्चों को मारा, 7 साल का, 6 साल का, 4 साल का बच्चा था, याद होगा आपको, पहले अटैक के अंदर खवातीन थे। हमने क्या किया, हमने 26 उनके बेस कैंप उड़ा दी,
ठीक है सर, कोई एयर बेस कैंप थे, कोई हेडक्वार्टर थे, जो भी था हमने उड़ के रख दिया। हमने कोई उनका ना बच्चा मारा ना आपको खातून दोबारा खतरा है, इंडिया की तरफ से दोबारा हमले का खतरा है? देखें मेरी बात सुन, ये जो खुजदार में हुआ ये किसका हमला था? ये हिंदुस्तान का हमला था। बिल्कुल, ये तो हिंदुस्तान छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा है उसने, ठीक है जी। और मेरे कहने से मुराद फिर वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसका ख़तरा तो हम पिछले 30 साल से, लेकिन अगर वो सामने से आएगा ना, सामने से हमें तैयारी पहले भी थी। याद है कहूटा पे जब इसराइल की मदद से उसने हम पे हमलावर होने की कोशिश की थी, तो 48 घंटे हमारे शाहीन ठीक है। फ़ज़ाओं में रहे थे। तो आज भी हमारे शाहीन फ़िज़ाओं में। ये बताएं कि पहले भी बलूचिस्तान में रेलवे पे हमला हुआ था, अब रेलवे ट्रैक कितना महफूज है? देखिए जी, पहले भी हमारे जो एफसी के जवान थे ना, ये आप ज़हन में रखें, वो छुप के हमला करने वाला आपको पता है वैसे ही हावी होता है, लेकिन स्टेट के सामने तो हावी नहीं होना चाहिए उसको। और उसके अंदर हमारे 5 जो पहले वहाँ हमारी पिकेट थी एफसी की, 5 जवान उन्होंने शहीद किए और घात लगा के हमला किया। फिर उन्होंने ट्रेन के अंदर हमारा एक जो रेलवे का कांस्टेबल था पुलिस का, उसको मारा। फिर हमारा एक और मैकेनिक का था, उसको मारा। फिर सिविलियन को मारा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट बदल चुकी है। हमारा ट्रैक जो है बलूचिस्तान के अंदर हमारी फोर्सेस की मदद से पूरी एक हमने उसके बाद एक्सरसाइज की, उसके बाद आपस में कोऑर्डिनेशन से हमने उस ट्रेन को महफूज बनाया। और आप देखें कि जाफर एक्सप्रेस हो और इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी है। और आपने कोई नई ट्रेनें भी शुरू की हैं? जी, हमने नई ट्रेनें भी शुरू कर रहे हैं सर। हमने खुशहाल खां खट्टक जो पुरानी थी उसको दोबारा चलाया सर, ML2 के ऊपर। इसके अलावा हम ज़्यादा जो इस वक्त सर्विसेज के ऊपर जोर दे रहे हैं। मीर साहब, हमारी जो ट्रेन की सर्विसेज हैं, ताकि हमारी पंक्चुअलिटी जो है जो 46% पे थी आज 83% पे है। हमने अपने स्टेशन जो हैं जेनिटोरियल सर्विसेज आउटसोर्स कर दी हैं। हम अपने गेस्ट हाउसेज जो हैं या गेस्ट हाउसेज जो हैं वो आउटसोर्स करने जा रहे हैं। अपने हॉस्पिटल्स हम 11 ट्रेन आउटसोर्स करने जा रहे हैं। हम बिजनेस ट्रेन को अपलिफ्ट करने जा रहे हैं। आपको भी दावत देते हैं 1 जुलाई को। उसका डाइनिंग और उसकी पूरी ट्रेन जो हैं वो चाइनीज़ की जो हमारी नई कोचेज़ हैं उनको इंडक्ट कर रहे हैं और ख़ूबसूरत अपना फ्लीट जो है वो शामिल है। इसके अलावा फ्रेट ट्रेन वो सारी आउटसोर्स करने जा रहे हैं। तो कहने से मुराद ये है कि आउटसोर्स का क्या मतलब है? आउटसोर्स से मुराद ये है, देखें, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हम करने जा रहे हैं। उसके लिए हम यानी कि प्राइवेटाइज नहीं कर रहे? नहीं, प्राइवेटाइज नहीं। वो तो देखें हमारा पब्लिक पार्टनरशिप, हाँ, हमारा तो जो है ना इंस्टीट्यूशन, वो स्ट्रेटेजिक एसेट डिक्लेयर कर दिया हुकूमत ने, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं था। और इस वार के दौरान भी रेलवे की बड़ी खिदमात है, ये आप जेहन में रखें। हमने अपने पूरे का पूरा फ्लीट जो था हमने वो सारे का सारा पाक फौज के हवाले कर दिया था। और वहाँ पे जहाँ पे हमारे उनके जो हमारी मूवमेंट थी फोर्सेस की, उसके लिए हमारा डेस्क अलहदा बन गया था और 24 आवर्स हमारे लोग। ये बताएं कि रेलवे की जमीनों पर भी तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने कब्जा किया हुआ है। मेरे पास तो उनके नाम भी हैं। आपको नामों का पता चल गया? मीर साहब, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि इसमें मैं क्रेडिट दूंगा, मॉडल हमारे पास है। जैसे मैंने आउटसोर्सिंग की बात की और डिजिटाइजेशन की बात की, अपना वो भी हम लेके आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ CM पंजाब ने जैसे एंटी इंक्रोचमेंट मूवमेंट चलाई ना जी पंजाब के अंदर, हमने उसको फॉलो किया। उसको फॉलो करके पंजाब के अंदर तमाम कमिश्नर और DC को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा है कि आप रेलवे की जितने भी ये एंटी इंक्रोचमेंट का ड्राइव है उसमें भरपूर साथ दें। इसके अलावा हम पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर 8 रूट्स भी अपलिफ्ट करने जा रहे हैं डिफरेंट, जो पंजाब के अंदर है। और इसी तरह पिंडी और लाहौर के दरमियान इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। सिर्फ पंजाब हुकूमत के साथ ही मिलकर काम करते हैं, अच्छी बात है। हाँ। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, अच्छा, ये इनिशिएटिव मैंने तो नहीं लिया। हाँ। ये इनिशिएटिव तो पंजाब हुकूमत ने लिया है। ठीक है, देखे ना। इसी तरीके से फिर सरफराज भुट्टी साहब का मुझे फ़ोन आया, मेरी बात सुन रहे होंगे। उन्होंने कहा जी उनके पास तो बहुत पैसे, लेकिन हमारे भी 1-2 रूट जो है ना उसको भी अपलिफ्ट करें। मैंने कहा आप हम एस्टीमेट बनाते हैं, उनके एस्टीमेट बन रहे हैं, हम उनको भी जो है देंगे इंशाल्लाह ताला, रूट अपलिफ्ट करके देंगे, पेमेंट वो करेंगे। इसी तरह सिंध हुकूमत जो है, सिंध हुकूमत के मुराद अली शाह साहब से मैंने एक मीटिंग में अभी थोड़े दिन में 2-3 दिन 4 दिन पहले की बात थी, मैंने उन्हें ऑफ़र दी। मैंने कहा इस तरह पंजाब हुकूमत कर रही है और इस तरह भुट्टी साहब कर रहे हैं, तो आप भी इसमें शामिल हों। तो उन्होंने कहा जी आप लेके आएँ, आप प्रपोज़ल लेके आएँ, मॉडल लेके आएँ, तो हम आपके साथ करेंगे। कहने से मुराद हम लोगों से जो मांगने जा रहे हैं सर, हम लोगों से कह रहे हैं रेलवे में इन्वेस्ट करें, लोन की बात करते हैं, फलां की बात करते हैं। भाईजान, अगर हमें अपने सूबे जो है
वो ही इन्वेस्ट कर दें। एक और बात मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए शायद बड़ी जगह पे पहुंच जाए ये बात, हम कहते हैं रेकोडिक की बात करते हैं, हम थर कोल की बात करते हैं, तो रेकोडिक के ज़रिए आमदोरफ्त कैसे करेंगे? मुझे बताएं, थर कोल की किससे, ट्रालों से करेंगे? दुनिया के अंदर सर, दुनिया के अंदर फ्रेट्स के ज़रिए कमाया जाता है, पैसेंजर पे सब्सिडाइज किया जाता है। और हमारी पोजीशन ये है कि हमारा जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है रेलवे का, मैं अभी आपको बता देता हूँ, हमारा 67% जो है वो पैसेंजर से है और बाकी जो है वो हमारा फ्रेट से है। तो आपने रेकोडिक को आप रेकोडिक मार्केट में आ जाएगी आपकी पूरा सिस्टम में 2028 में, तो आप उसको मूव कैसे करेंगे? कराची तक 1400 किलोमीटर है, वहाँ तक कैसे लेके जाएंगे? जब तक अपलिफ्टिंग नहीं करेंगे, जब तक आप कराची से रोड़ी को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, आपका पूरा सिस्टम नहीं चलेगा ना। अच्छा सर, हम प्लान कर रहे हैं शायद 15 जून को हम रशिया तक जाने का अपना ट्रेन भी चला दें। ये रशिया तक? रशिया तक, ठीक है। ये कैसे, क्या रूट कौन सा बनेगा? रूट सर आप लाहौर से जाएं, लाहौर से जाएं, आप लाहौर से मुल्तान से होते हुए तो आप दाखिल हो जाएंगे जाके सिंध में, सिंध से आप बलूचिस्तान में चले जाएंगे, तफ्तान हमारा बॉर्डर है, तफ्तान से आगे फिर ज़ादान है अपना इसका ईरान का, फिर आगे से चलता चलता तो आप इस्तांबुल और वहाँ से आप उज़्बेकिस्तान, यानी कि आपने ईरान से होके किधर जाना? तुर्की, उज़्बेकिस्तान जाके फिर पूरा एक मेरे पास प्लान है उसका। तो ये 15 जून को, यानी कि ये आप एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि 15 जून को आप रशिया, पाकिस्तान रेलवे को रशिया से फ्रेट ट्रेन कनेक्ट कर देंगे, फ्रेट ट्रेन। बहुत बड़ी बात है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन उसको मजीद, अगर आप सेंट्रल एशिया जाना है, आपने अब काजिकिस्तान वाले हमारे पास, अफगानिस्तान नहीं है इसमें, ये नहीं, इसमें अफगानिस्तान नहीं है, लेकिन जो काजिकिस्तान जाना है उसमें अफगानिस्तान है, उसमें कोहाट करलाची, ठीक है जी, ये है तकरीबन कोहाट करलाची का जो फासला है ना जी, वो 192 किलोमीटर, ठीक है। फिर करलाची से आगे आपने मज़ार शरीफ तक 642 किलोमीटर जाना है, फिर मज़ार शरीफ तक उज़्बेकिस्तान की जो है वो 75 किलोमीटर की है। चलें, कहने से मुराद ये है कि ये सारे, अगर आपने सेंट्रल एशिया जाना है, अगर आपने सेंट्रल एशिया जाना है, अगर आपने रशिया जाना है, अगर आपने यूरोप जाना है, और अगर आपने अपनी इकॉनमी को बूस्ट देना है, तो रेलवे सिस्टम को बूस्ट देना। और अगर मैंने प्रोग्राम चलाना है तो फिर मैंने ब्रेक भी लेनी है, जी, ले और आपका शुक्रिया भी अदा करना है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।